और एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच की एक बड़ी खबर आ रही है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया। न सिर्फ लद्दाख बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के और हिस्सों में भी अब सेना अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो बातचीत चल रही है, कल से तनाव को डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, उसका कोई नतीजा अब तक निकला नहीं है। अभी तक तनाव बरकरार है। और साथ ही आपको बता दें हमारे सहयोगी जितेंद्र इस समय हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर उनसे एक बार हम बात कर सकते हैं। जितेंद्र, जल्दी से अपडेट दे दीजिए, फिलहाल एलएसी पर क्या चल रहा है? देखिए रोहित, एलएसी पर जो कल से लेकर के अब तक बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। डिप्लोमेटिक तरीके से भी इस पर बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर से रवाना हो गए हैं और रक्षा मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक है। इस बैठक में सीडीएस सहित जो सेना के प्रमुख हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि आगे अब किस तरीके की रणनीति अपनानी है, इस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 3 से 4 बैठक खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर चुके हैं। इसके अलावा सीसीएस की भी बैठक हुई थी जिसमें तमाम मुद्दों पर जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से चीन वहां की सिचुएशन बना करके रखा हुआ है। इससे पहले जो घटना हुई है वहां पर गलवान घाटी में, वहां पर टेंट को लेकर के हटाने की घटना हुई थी और इस घटना के बीच जो झड़प हुई है उसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब जो चर्चा हो रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और वहां पर एक बड़ी बैठक वो कर रहे हैं जिसमें सीडीएस के साथ साथ तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। आगे अब किस तरीके की रणनीति अपनानी है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, वैसे में सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि लगातार इसमें जो बातचीत चल रही थी उसमें रोड़ा जो चीन की तरफ से अटकाया गया है उसको लेकर के अब आगे कैसे कदम बढ़ाने हैं, इस पर भी आगे कदम उठाए जाएंगे। वापस आते हैं जितेंद्र आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह अपडेट कर रहे हैं वहां इस समय क्या चल रहा है और साथ ही सरकार में इस समय किस तरीके से रणनीति चल रही है। लेकिन सबके मन में सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे भारतीय सेना के जवानों को चीन के सैनिकों ने अचानक घात लगाकर निशाना बना लिया। तो हम आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी क्या थी, गलवान में आखिर हुआ क्या था। बातचीत के लिए भारतीय सैनिकों का एक दल चीनी कैंप में गया था। बातचीत लगातार पिछले कई दिन से चल रही थी और इस बातचीत की अगुवाई सीओ कर रहे थे। वो अपने सैनिकों के साथ बिना हथियार के वहां गए थे चीनी कैंप में ताकि बातचीत के जरिए उनको पीछे जाने के लिए मनाया जा सके। सेना हटाने पर सहमति बन चुकी थी, इसलिए यह भारतीय दल बातचीत करने के लिए गया था और इस बात को सुनिश्चित करने गया था कि चीनी सैनिक वहां से पीछे हटेंगे। जिस चीनी पोस्ट पर यह झड़प हुई वहां रोजाना कर्नल स्तर की बातचीत हो रही थी। यानी कि कर्नल संतोष बाबू जो इस धोखे का शिकार हुए वो अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जो लोग हमसे रोज बातचीत कर रहे हैं वो अचानक बोल्डर, पत्थर, कटीले तार और कील लगे हुए डंडे लेकर उन पर और उनके साथियों पर हमला कर देंगे। हमले के बाद सीओ और हवलदार को लेकर जवान तुरंत वहां से हट गए थे, लेकिन उसके बाद 40 मिनट के अंदर भारतीय जवानों ने पलटवार किया इन चीनी सैनिकों पर जिन्होंने उनके कमांडर पर हमला किया था। इस हमले में चीन के 50 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जो भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया और भारत के पलटवार से घबराकर चीनी अफसर ने शांति का हाथ भी उठाया। इस पूरी परिस्थिति के दौरान ऐसी भी स्थितियां आई हैं। अब इस मामले को लेकर क्या झूठ और क्या सच चल रहा है वो ये भारतीय सेना ने 2 बार घुसपैठ की, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से, फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच ये है कि भारतीय कैंप बातचीत के लिए, भारतीय टीम बातचीत के लिए चीन के कैंप में गई थी। झूठ फैलाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने हमले के लिए उकसाया चीन को, लेकिन सच यह है कि भारतीय दल पर, कमांडिंग ऑफिसर पर पहले चीन के सैनिकों ने धोखे से वार किया, वो केवल बातचीत करने के लिए गए थे। झूठ यह भी फैलाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने 15 जून के समझौते को तोड़ा था, जबकि सच यह है कि समझौते के मुताबिक चीन पीछे नहीं हटा बल्कि चीन ने हमला कर दिया भारतीय दल के ऊपर।
आखिर चीन तिलमिलाया क्यों हुआ है, यह भी आपको जान लेना चाहिए। चीन तिलमिलाया हुआ है क्योंकि भारत की ओर से सीमा पर सड़क बनाई जा रही है, क्योंकि चीन उधर से सड़क बना रहा है, इसलिए भारत ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। दूसरी वजह है कि पीओके में भारत की धमक बढ़ रही है और इससे चीन काफी हद तक परेशान हो चुका है, लिहाजा चीन का फ्रस्ट्रेशन अब और हिस्सों में भी दिखाई पड़ने लगा। तीसरी वजह है कि कोरोना पर कूटनीतिक घेरेबंदी हो चुकी है चीन की, दुनिया भर से चीन को लताड़ पड़ रही है और इसकी वजह से चीन इस समय चिढ़ा हुआ है। चौथी वजह है कि अमेरिका से भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो कि चीन को लगातार परेशान कर रही हैं। और इन सब के अलावा वजह यह भी है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भारत ने बना दिया, जिसके बाद आपको याद होगा चीन की प्रतिक्रिया कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक इस मामले को लेकर नहीं थी और पाकिस्तान तो चिढ़ा ही हुआ था। और इस समय का एक अपडेट आपको दे देते हैं। रक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक इस वक्त की परिस्थिति को लेकर चल रही है। उस बैठक में तमाम बड़े लोग मौजूद होंगे। भारत चीन झड़प पर यह उच्च स्तरीय बैठक है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि कल से ही आपको बता दें, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कल देर रात तक प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक होती रही, सीसीएस की बैठक हुई है और इन सब बैठकों के बाद क्या निकल कर आ रहा है, क्या सरकार फैसला ले सकती है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, किस दिशा में यह परिस्थिति जाएगी, इसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और कॉमरेड जीजे सिंह इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और अशोक सज्जनहार फॉर्मर डिप्लोमेट, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दोनों से हम बात कर सकते हैं। कॉमरेड जीजे सिंह, आगे क्या होगा? क्या युद्ध की स्थिति आ चुकी है दोनों देशों के बीच में, या युद्ध हो रहा है और हम उसको औपचारिक तौर पर कह नहीं रहे? देखिए, युद्ध की स्थिति तो बन चुकी है। अभी अगर हम कल की घटना को देखें, वो तो हम देख रहे हैं कि हम छल कपट के बीच आ गए और हमारे कर्नल साहब और 20 आदमी जो हैं वो मारे गए। अभी जो सीन है, जैसे मैं आपकी खबरों को देख रहा था, वो ये है कि वो गलवान से, उस जगह से सीन बदलकर अब दिल्ली में आ गया है। वो साउथ ब्लॉक में आ चुका है, वो रक्षा मंत्रालय में आ चुका है, जहां पे ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि सभी दुनिया की जो नजरें हैं, अभी हमारे देश के हर व्यक्ति की जो नजर है वो ये है कि हम इससे आगे एक्शन क्या लेते हैं। अगर पहले इतिहास को 2-4 दिन और अगले 1 महीने के रिकॉर्ड को हम देखें और उसको एक तकड़ी में डालें, उसके एक पैन के अंदर, और दूसरी तरफ हम बातचीत जो हो करने की कह रहे थे, जो हम हमेशा कहते रहे कि बातचीत शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल लेवल पे लेना चाहिए। जैसे पहले बात हो रही थी, दोनों कोर कमांडर्स, उनके जो वेस्टर्न कमांड के थिएटर के जो उनके जनरल वो आए हुए थे और हमारे जनरल हरिंदर उस तरफ से गए, और वो बातचीत को देखा जाए, सबको देखा जाए, तो कल की इंसिडेंट के साथ जो तकड़ी का फलक्रम है वो अब वो बदले की भावना की तरफ से जा चुका है कि इसका कोई पक्का फैसला किया जाए। ये ऐसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके सॉल्व करेंगे। ये जो बातचीत का राग है, इसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उसको। जैसे हमने पाकिस्तानियों को कारगिल से निकाला, इसी तरीके से हमको अभी चाइनीज को, जो उन्होंने हमारे एरियाज के ऊपर कब्जा कर लिया है, उनको निकालना पड़ेगा। और इसका फैसला जो है वो अब ये जो आप कह रहे हैं कि एक टॉप लेवल की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या गवर्नमेंट फैसला करती है उसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि असल में इस सभी बातचीत के बाद जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि फाइनल जो फ्लैग दिखाना है, हरी झंडी देनी है कि इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाए,
वो प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे आ जाता है, क्योंकि वो ही एक हमारे देश के सबसे बड़े लीडर या कहे मोहरी हैं जो देश को चला रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर करना है क्या किया जाए। तो ये मैं समझ रहा हूं एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। बाकी वो अच्छी तरह समझते होंगे कि क्या हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ है, मगर एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये अगर लड़ाई बढ़ती है तो ये हमें अपने दम के ऊपर लड़नी पड़ेगी, अपने स्टीम के ऊपर लड़नी पड़ेगी। अगर हम ये कहें कि ये अमेरिका हमारे पीछे आके खड़ा हो जाएगा और अपनी फौज भेज देगा, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। ये सिर्फ हम अपने दम के ऊपर लड़ेंगे और हमारे निश्चय ऊपर, हमारी जो मसल माइट ताकत है फौज की, उसके ऊपर लड़ेंगे। यहां पे कोई दूसरा देश मॉरल सपोर्ट देगा, हथियार दे देगा, मगर जो लड़ाई होगी वो हमारी सॉइल के ऊपर होगी, किसी दूसरे की सॉइल के ऊपर नहीं होगी। मेजर जनरल शशि अस्थाना भी हमारे साथ आ गए हैं। एक कमेंट जरा जल्दी से उनसे भी ले लेते हैं। अस्थाना जी, आप कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को, क्या करना चाहिए भारत को? अभी ये तो जाहिर है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। जितना कार्रवाई अभी तक की है उतनी कार्रवाई सफिशिएंट नहीं है। अभी प्रोएक्टिव कार्रवाई में हमारे पास कई सारी ऑप्शन हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा है बार बार कि फौज को खुली छूट दी गई है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो इस इमरजेंसी पावर जब दी जाती है तो उसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम टारगेट अपने टाइम से चूज कर सकते हैं और अपने टाइम से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अभी टारगेट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे अगर वो हमारे यहाँ आके किसी स्ट्रेटेजिक जगह पर बैठ गए हैं, गलवान के ऊपर बैठ गए हैं, जहाँ से हमें लगता है कि हमारी दरभोग जो DSDBO रोड है उसको तकलीफ हो सकती है, तो हम भी किसी ऐसी जगह पे उनके यहाँ जाके बैठ सकते हैं। और उसके बाद में फिर 1 to 1 हो जाएगा कि भाई आप उधर बैठ गए, हम इधर बैठ गए, उसके बाद में बातचीत करते हैं। क्योंकि अब एस्केलेशन लैडर की फिर जो बॉल है वो उनके कोर्ट में पहुंच जाएगी। अब इस एस्केलेशन लैडर में वॉर अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसी भी हालत में हमने दोनों साइड से कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई प्रोजेक्टाइल एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको टेक्निकली तौर पे वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन वॉर से कम जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ली जा सकती है। अब उस ऑप्शंस में हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। मिलिट्री लेवल पर हम लोग बात कर ही रहे हैं और डिस्कशन हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बात होगी, इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कई एक्शन एक साथ लिए जा सकते हैं। जैसे सीधा बोला जा सकता है कि भाई हुआवी के बारे में अब हम सोचेंगे और जो बाकी जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। चीन की जीडीपी भारत से बहुत बड़ी है और उसकी इसी ताकत के आधार पर अक्सर यह माना जाता है कि भारत के मुकाबले चीन बहुत ताकतवर है। लेकिन हम आपके लिए सैन्य ताकत का ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आप भी कह उठेंगे, बॉर्डर पर भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। चीन बार बार अपने सरकारी मीडिया में प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके शक्ति प्रदर्शन करता है। उसकी कोशिश रहती है कि इस हाई क्वालिटी फिल्मी प्रोडक्शन के जरिए दिखावा करके वो अपने विरोधी के दिमाग पर हावी हो जाए। लेकिन जमीनी स्तर पर असली लड़ाई लड़ने की बात कुछ और होती है। आखिरी बार चीनी सेना 1979 में एक्शन में देखी गई थी और तब उसे युद्ध लड़ लड़कर सख्त हो चुकी वियतनाम की सेना ने शिकस्त दी थी। इसीलिए अक्सर चीन को कागज का शेर कहा जाता है। कागज और आंकड़ों में तो चीन की सेना बेहतरीन नजर आती है, लेकिन चुनौतियों से भरी असली परिस्थितियों में चीनी सैनिक मिट्टी के शेर साबित होते हैं। लद्दाख में पेंगोंग त्सो पर तनाव के बीच भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं और ऐसे में तमाम एक्सपर्ट दोनों पक्षों की ताकत का आकलन कर रहे हैं।
सबसे पहले ये देखिए कि भारत के कितने सैनिक चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। जमीनी ताकत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय आर्मी कमांड में 15,500 सैनिक तैनात हैं और सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में पूर्वी कमांड में 1,75,000 सैनिक तैनात हैं। इस तरह सैनिकों की कुल संख्या हो जाती है 2,25,000। अब इसकी तुलना चीन से करते हैं। चीन के तिब्बत मिलिट्री बेस में 40,000 सैनिक तैनात हैं। चीन के शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 सैनिक तैनात हैं और वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से 1,20,000 सैनिक तैनात हैं। इस तरह चीन के सैनिकों की संख्या 2,04,000 से 2,34,000 के बीच हो सकती है। दोनों सेनाओं को आमने सामने रखें तो चीन के कुल सैनिक 2,04,000 से 2,34,000 के बीच हो सकते हैं और भारत के पास 2,25,000 सैनिकों की शक्ति है, जो सिर्फ चीन से निपटने के लिए हर पल तैयार है। यहां भारत के पक्ष में रणनीतिक लाभ भी है, क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति बिखरी हुई है। सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उसके लिए सिरदर्द है। चीन अपने 2 लाख से ज्यादा इन सैनिकों को एक साथ भारत के खिलाफ तैनात करने की स्थिति में नहीं है। शिनजियांग और तिब्बत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए चीनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा वहां उपलब्ध नहीं होगा, जबकि चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती एकदम मारक है और अलग अलग हिस्सों में अच्छी तरह बंटी हुई है। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण भारत की स्थिति बेहतर है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन से मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। एयरफोर्स की ताकत की तुलना करें तो भारत के पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये श्रीनगर, लेह, पठानकोट, आदमपुर और अंबाला सेक्टर में तैनात है। केंद्रीय एयर कमांड यानी बरेली, ग्वालियर और गोरखपुर सेक्टर में 94 फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी एयर कमांड यानी जलपाईगुड़ी, तेजपुर और झाबुआ सेक्टर में 101 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चीन की बात करें तो चीन की वायु शक्ति अलग अलग इलाकों में तैनात नहीं है। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में 157 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं। एकदम सटीक निशाना लगाने वाले 20 यूएवी हैं, 12 ग्राउंड अटैक यूएवी और 8 EA-03 यूएवी। परमाणु शक्ति की बात करें तो चीन के पास 104 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो पूरे भारत पर स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास अग्नि 3 लॉन्चर सिस्टम है जो पूरे चीन में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। और आज सुबह सुबह की बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में भारत चीन झड़प के बाद लगातार बैठकें हो रही हैं। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर और जानकारी लेकर आ गए हैं। जितेंद्र, बैठकें कल रात से लगातार चल रही हैं, क्या औपचारिक तौर पर सरकार देश को जानकारी देगी कुछ, जैसा राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? देखिए रोहित, ये कल से लेकर के अब तक 5वीं बैठक है। रक्षा मंत्री ये बैठक रक्षा मंत्रालय में ले रहे हैं। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हो रहे हैं, साथ ही सीडीएस भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो LAC पर है इस समय गलवान घाटी में, वहां की सिचुएशन के बारे में देंगे। क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो वहां पर जो बातचीत का सिलसिला था उसमें किसी भी तरीके से डेवलपमेंट आगे नहीं हुआ है। तीनों सेना के प्रमुख की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि सिचुएशन क्या है। वहीं सीडीएस ये जानकारी देंगे कि गलवान घाटी में किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं और जानकारी ये भी है कि इन जवानों की पूरी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा सेना की तरफ से लद्दाख का जो पूर्वी एरिया है उस पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। आईटीबीपी की तरफ से एक जानकारी बड़ी मिल रही है कि 180 पोस्ट जो आईटीबीपी की भारत चीन सीमा पर LAC पर मौजूद हैं, उन सभी पोस्टों में जो जवान मौजूद होते हैं उनको पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग को ये भी कहा गया है कि इसको आप आगे अलग अलग जगहों पर देखते रहिए, क्योंकि उससे साफ तरीके से पता चलता है कि चीन किन किन जगहों में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके के बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं और भारत की तरफ से जो मीटिंग की जा रही है उसमें साफ तरीके से अब ये निर्देश होंगे कि आखिर आगे किस तरीके के कदम उठाने हैं और कूटनीतिक तौर पर और जो सैन्य तौर पर किस तरीके से बातचीत आगे करना है।
और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। सरकार से पूछा है कि कम से कम सरकार को देश के सामने पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, चीन ने धोखा क्यों दिया, पीएम चुप क्यों हैं, वो छुपा क्या रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। राहुल गांधी ने पूछा, बहुत हो चुका, हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या वहां पर। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, चीन हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है, हमारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत चीन कैसे कर सकता है, यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। और ऐसा ही सवाल संजय राउत की तरफ से भी उठाया गया है, शिवसेना के नेता। उन्होंने लिखा है, चीन की मुंहजोरी को करारा जवाब कब मिलेगा, बिना गोली चले हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमने क्या किया, चीन के कितने जवान मारे गए, चीन हमारी जमीन पर क्या घुस गया है। प्रधानमंत्री जी, संघर्ष की घड़ी में देश आपके साथ है, लेकिन सच क्या है, कुछ तो बोलो, देश सच जानना चाहता है। जय हिंद। ये शिवसेना के नेता संजय राउत का ट्वीट है अब से कुछ देर पहले। संकट की इस घड़ी में भी, जब सीमाओं पर तनाव लगातार बरकरार है, राजनीतिक बयानबाजी पूरे चरम पर है। हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस बीजेपी में किस तरीके से बयानों के बम एक दूसरे पर चल रहे हैं। ये समय है भारत सरकार के लिए कि वो इतिहास को दोहराए 1967 का, जो इंदिरा जी ने किया था नाथुला पे और दूसरे एक स्थल पे, जहां 340 चीनी सैनिक मारे गए थे और 450 घायल हुए थे, और हमने अपना क्षेत्र भी वापस लिया था। वही इतिहास दोहराने का वक्त आ गया है। हमें LAC के इस पार आए हुए चीनियों को हटाना है, और जो उस रास्ते में बाधा पड़े उससे उसी ढंग से मिलना है जिस ढंग से मिलना चाहिए। पूरा देश भारतीय सेना के साथ, पूरा देश एकजुट है जहां तक भारत माता की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही। इतिहास के पन्नों में आज का जो भारत का इतिहास और भारत का जो राजनीति है, वो चाइना को एक पूरी तरह से ऐतिहासिक घटना के रूप में उसका प्रतिवाद मिलेंगे, और चाइना को सोचना पड़ेगा, ईंट के जवाब पत्थर से भारत की सेना देंगे। उनको वह आंख में धूल झोंक सकता है, वो पीठ पर वार कर सकता है, वो सामने लड़ नहीं सकता है, और सामने लड़ने का परिणाम चाइना को पता चलेगा। तो हमने आपको बताया 3 मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम लगातार बात करें। कमांडर रिटायर्ड जीजे सिंह हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना और अशोक सज्जनहार जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अशोक जी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया, फिर शिवसेना ने भी सवाल उठाया। पहले चीन को जवाब देना है सरहद पर, या पहले विपक्ष को जवाब देना होगा? जवाब देना है। मेरे ख्याल से ये जो विपक्ष सवाल उठा रही है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल उनका काम है। मेरे विचार से इस समय पर उनको बिल्कुल बिना किसी प्रश्न पूछे कहना चाहिए, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। क्योंकि देखिए, इसी बात का जो हमारे यहाँ पर अंदरूनी अगर फूट पड़ रही है, अंदरूनी जो भी एनर्जी है गवर्नमेंट की, जो उसको एक्सपेंड करनी चाहिए, जो कैसे चीन का जवाब दिया जाए, कैसे उसके विरुद्ध काम किया जाए, कैसे और देशों के साथ हम मिलकर बात करें, उनको बताएं, वो सारा जो एनर्जी है वो अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को डील करने में, अपनी डोमेस्टिक ऑपोजिशन को डील करने में लग जाता है। तो मैं तो कहूंगा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे मेरे विचार से जनता भी उनको यही कहेगी। देखिए, जो उनको जवाब चाहिए, विदेश मंत्रालय से एक वक्तव्य आ गया है कल, भारतीय सेना का एक वक्तव्य आ गया है कल, और इससे आगे उनको क्या चाहिए? अब जो प्रधानमंत्री के मुंह से वो क्या सुनना चाहते हैं, मैं तो बहुत अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं। ये तो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर कमेंट्स हैं उनके, और अगर किसी ने जवाब देना है, किसी को कर दिया जाए, पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे वो डील करना है चीन के साथ, उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर अपना फोकस करें। और जो आपके एक्सपर्ट्स ने अभी भी बताया है, पैनलिस्ट ने बताया, मेरे ख्याल से वही तरीका है, परंतु इसका मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं जो केवल उसी स्थान पर हम करें, परंतु और जगह है, 3488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उसमें हमारी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारा एडवांटेज है, हमारी स्ट्रेंथ है, हम वहां पर इंक्लूड करें। मेरे विचार से ये सब बातें, मेरे विचार से ना तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स, ना मुझे कहने की आवश्यकता होगी, ये भारतीय
सरकार है, सेना है, सीडीएस है, सभी अपने जो सेना प्रमुख हैं उनको सब पता है ये, और वो इसके बारे में जरूर विचार कर रहे होंगे जो इसको कैसे किया जाए। वहां पर तो मुंह तोड़ जवाब दिया है और देना पड़ेगा, उनको बाहर खदेड़ना पड़ेगा वहां से, परंतु और जगह पर कैसे हम कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, जिससे टिट फॉर टैट, क्विड प्रो क्वो उनके साथ हम कर पाए आगे चलते हुए। और भी हमारे पास बहुत हमारे पास अस्त्र हैं, जैसे ट्रेड का है, व्यापार का है, और वो चाहते हैं उनको इकोनॉमी को अपने ऊपर करना है और उनको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और सबसे ज्यादा करीब दूसरे नंबर पर जो है, जो ट्रेड सरप्लस है उनका, वो भारत के साथ है अमेरिका के बाद। इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे हमारे तरकश में कमान है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, और मेरे विचार से सरकार पूरी तरीके से इसके ऊपर देख रही होगी। मेरे विचार से हमको सरकार के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो भारत के हितों का, भारत की संप्रभुता का पूरी तरीके से सुरक्षा करेगी। अभी तक जो किया है मेरे विचार से बिल्कुल ठीक किया है, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। और जो ऑपोजिशन है, ठीक है, उनको सवाल उठाने का उनको हक है, परंतु उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय पर बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। सेना का बयान इस समय दिखाना जरूरी है। सेना ने क्या बातें कही हैं, सामने रख देते हैं। 15-16 जून 2020 को जहां झड़प हुई थी, वहां से भारत और चीन के सैनिक हट गए हैं। झड़प में गंभीर तौर पर घायल हुए 17 भारतीय सैनिकों की भी मौत हो गई है, जिससे कुल 20 सैनिक शहीद हुए हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नपातुला बयान सेना की तरफ से यह जारी किया गया। कमांडर जीजे सिंह, मेरा सवाल यह है कि उस परिस्थिति में जब लगातार चौतरफा सवाल उठ रहे हों, क्या देश की सरकार को सामने आकर औपचारिक तौर पर एक ब्रीफिंग कर देनी चाहिए और सारे सवालों को शांत कर देना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि अभी गवर्नमेंट को, सरकार को एक अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इतने सवाल उठते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जहां वो ऑपोजिशन मांगती है, उसका कारण यह है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अगर हमारी ये सरकार उनके साथ पहले कोई बैठक करके उनको कॉन्फिडेंस में लेती है, उनसे बातचीत करके उनको बताती है, क्योंकि ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो नेशनल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये तो पूरा संपूर्ण देश का मामला है। तो मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट, सरकार कॉन्फिडेंस में लेकर ऑपोजिशन लीडर्स को बता करके, देखिए ये सिचुएशन है, ऐसे हम इसको डील कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर करे, तो उसके साथ जो देश के अंदर एक आक्रोश या एक ऑपोजिशन होती है वो कम हो जाएगी। और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि अभी देश में जो मूड है वो तो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि हम बदला चाहते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो छवि है वो तो, जैसे हमने बालाकोट में ऑपरेशन किया, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जैसे हमने पाकिस्तान को डील किया, इसकी छवि उसके ऊपर टिकी हुई है। जो उसकी फॉर्म है, छवि की जो डिजाइन है, जो लोग सोचते हैं वो उस तरफ से सोचते हैं। तो ये एक बड़ा ही डेलिकेट, सेंसिटिव इशू बन चुका है। और दूसरी बात के जो मैं अभी इसके साथ ही लगा देना चाहता हूं, वो ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे मिलिट्री कमांडर्स जो हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो आगे से इन फ्यूचर चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर से बातचीत करने में ना ही करनी चाहिए। उसमें अक्लमंदी तो यही होगी कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्नल बाबू थे वो गुड फेथ में अपनी टोली के साथ उनकी तरफ गए थे, उनके साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ, और आगे से फ्यूचर में हम मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते।